ओके स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th की एनसीईआरटी के साथ। इसमें हम पहला चैप्टर आज डिस्कस करेंगे विच इज़ द लिविंग वर्ल्ड। बहुत ही इजी चैप्टर है, कुछ मुश्किल इसमें है नहीं, लेकिन इसमें से आपको क्या याद रखना है, इसमें जो कुछ साइंटिफिक नेम्स दिए होंगे ना वो हमें याद रखने हैं नीट के लिए। अदरवाइज यहाँ से कोई भी बड़ा क्वेश्चन, कोई टफ क्वेश्चन, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता है। ओके, तो वी विल स्टार्ट टुडे विद द वेरी बेसिक कि व्हाट इज लिविंग। पहले हम इसके साथ स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे कि एनसीईआरटी क्या बोलती है, लिविंग बींग्स क्या होते हैं, थोड़ा सा उसको हम समझेंगे। तो वी विल स्टार्ट विद द लिविंग। ओके, तो लिविंग क्या है? देखो, बहुत से ऐसे करेक्टर्स होते हैं जिनके बेस पे आप ये वो कर सकते हो, हम बोलेंगे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि क्या लिविंग है और क्या नॉन लिविंग है। बट यहाँ पे हमने क्या पढ़ना है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए उसके पास कुछ ऐसे हम करेक्टर्स तो उसको असाइन कर देते हैं कि भाई ग्रोथ देख सकते हैं, कि भाई रिप्रोडक्शन देख सकते हैं, कि भाई मेटाबॉलिज्म देख सकते हैं। तो ऐसे कुछ करेक्टर्स हम असाइन कर देते हैं, लेकिन क्या वो सारे करेक्टर्स कंप्लीटली ये बताते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म को लिविंग होने के लिए इन सारे करेक्टरिस्टिक फीचर से हो करके गुजरना ही पड़ता है, या फिर स्पेसिफिकली उसके पास होनी चाहिए? वो हम सारा पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कोई एक ऐसा, मैं बोलूंगी, एक ऐसा सिंगल फीचर नहीं है जो इनफ है बताने के लिए कि कौन सा ऑर्गेनिज्म लिविंग है, कौन सा जिसको हम बोलेंगे, या फिर ऐसे बोलेंगे कि कौन सा करेक्टरिस्टिक फीचर बहुत ही ज्यादा डिफाइनिंग है और कौन सा नहीं है लिविंग बीइंग के लिए। तो कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर है जिनको हम पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम ग्रोथ की बात करेंगे। वी ऑल नो, इट इज वेरी बेसिक कि ग्रोथ क्या है। अगर इंक्रीज हो रहा है साइज के अंदर तो उसे हम क्या बोल देंगे? ग्रोथ। अगर इंक्रीज हो रहा है ऑल्सो मास के अंदर तो उसे हम क्या बोल देंगे? ग्रोथ। बहुत बेसिक है। यहाँ पे 2-3 सेल्स प्रेजेंट है, ये सेल्स डिवीजन कर रहे हैं, माइटोसिस कर रहे हैं सपोज, और यहाँ पे एक सेल्स का गुच्छा बन गया है जिससे इन सेल्स का नंबर भी इंक्रीज हो गया है, इन सेल्स का साइज भी इंक्रीज हो गया है, या फिर किसी इंक्रीज की वजह से मास इंक्रीज हो रहा है किसी भी तरीके से, तो उसे हम ग्रोथ बोल देते हैं। ठीक है। प्लांट्स जो होते हैं वो थ्रू आउट द लाइफ ग्रो करते रहते हैं। अगर हम प्लांट्स और एनिमल्स में देखेंगे तो प्लांट्स तो थ्रू आउट लाइफ ग्रो कर सकते हैं ना। इट इज नॉट लाइक कि प्लांट ग्रो कर रहा है तो प्लांट इतना बड़ा इतना लंबा हो जाएगा, ऐसे नो, ऐसे नहीं। मतलब प्लांट के कुछ पार्ट्स हम बोलेंगे वो थ्रू आउट लाइफ ग्रो करते हैं। से लीव्स, वो शेड होते हैं, नए आते रहते हैं। से फ्लावर्स, ठीक है, शेड होते हैं, एक टाइम पे आते हैं, फिर उनका साइकिल कंप्लीट होता है। फ्लावर्स जो है वो उस फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं। पार्ट ऑफ फ्लावर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से प्लांट के पास हम बोलेंगे कि कैपेबिलिटी होती है, वो अपने टिश्यू को दोबारा से रिजनरेट कर सकता है। और ये कैपेबिलिटी स्पेसिफिकली मेरिस्टेमेटिक नाम का एक टिश्यू होता है वो प्रेजेंट रहता है, उसकी वजह से होती है। लेकिन अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में ऐसा करेक्टरिस्टिक फीचर नहीं होता है। वो एक स्पेसिफिक एज तक ही ग्रो करते हैं और उसके बाद वो उनका जो ग्रोथ होता है वो नहीं होता है। ठीक है। जैसे हम ग्रोथ की बात यहाँ पे कर रहे हैं तो एनसीईआरटी इसको लेके क्या बोलती है? एनसीईआरटी कहती है कि देखो भाई, ये जो ग्रोथ है ना, ये लिविंग और नॉन लिविंग हालांकि दोनों में ही हो रही है, बट फर्क क्या है? बोला अगर हम नॉन लिविंग की बात करेंगे, एनसीईआरटी ऐसे बोलती है, अगर हम नॉन लिविंग की बात करेंगे तो ये ग्रोथ जो है ये ऐसी हो रही है, साइज ही इंक्रीज कर रहा है। लेकिन वो किस तरीके से हो रही है, वो इंक्रीज कैसे हो रहा है, वो आउटसाइड हमें दिखाई देता है, वो बाहर इंक्रीज होता है। सपोज सैंड ड्यून की बात कर लो, तो आज इस साइड पे सैंड ड्यून है, कल इस साइड पे इतना बड़ा सैंड ड्यून हो सकता है। या फिर एक चेयर, सिंपल एक चेयर टेबल की बात करते हैं, उस पर धूल जम रही है तो उसमें भी तो इंक्रीज हो रहा है, तो वो भी ग्रोथ है। बट दैट इज डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रोथ, क्योंकि वो बाहर आउटसाइड से हो रही है, आउटसाइड से मटेरियल ऐड हो रहा है। तो इसको आप लोग ट्रू ग्रोथ नहीं कह सकते। ट्रू ग्रोथ जो है वो हमेशा कैसे होती है? जो लिविंग के अंदर होती है, जो इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है, मतलब जो इनसाइड दी ऑर्गेनिज्म ग्रोथ चल रही है। अभी हमें तो नहीं पता चलता हमारी बॉडी के अंदर कितने सेल्स आ रहे हैं, जैसे रेड ब्लड सेल है, स्पेसिफिक टाइम के बाद उनको नया बनना ही बनना है, तो वो वी आर अनएबल टू प्रिडिक्ट कि कब कैसे क्या हो रहा है, बट वो चल रहा है सारा कुछ। तो इसका मतलब जो एक्चुअल ग्रोथ है, जो एक्चुअल सेल्स का इंक्रीज और ये सारा कुछ होना है, वो कहाँ पे होता है? इनसाइड दी बॉडी। दूसरा जो करेक्टरिस्टिक फीचर है, दैट इज द रिप्रोडक्शन।
सेकेंड फीचर जो हम मानते हैं कि ऑर्गेनिजम्स में होना चाहिए। इसके बाद मैं आपको एक और बात बताऊंगी कि कौन सा फीचर डिफाइनिंग होता है, कौन सा नहीं होता है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। बट पहले हम इसको पढ़ते हैं। तो रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन वी नो वेरी वेल कि रिप्रोडक्शन की जरूरत क्या होती है। अगर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो यहाँ पे न्यू ऑफस्प्रिंग, न्यू काइंड नहीं, न्यू ऑर्गेनिजम्स नहीं आएंगे, तो पॉपुलेशन खत्म भी हो सकती है। तो रिप्रोड्यूस करना क्यों इंपॉर्टेंट है? किसी भी एक पॉपुलेशन को बनाए रखने के लिए पूरे इकोसिस्टम में रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट। वी नो वेरी वेल कि हमारे पास दो तरीके का रिप्रोडक्शन होता है। वन इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अनदर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, आपको अच्छे तरीके से पता होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इसीलिए हम इसको यूनिपेरेंटल कहते हैं। जैसे कि बडिंग हो गई, वो इसका एग्जाम्पल आप मान सकते हो एक तरीके से, या फिर बाइनरी फिजन, वेरी वेरी गुड एग्जाम्पल। बाइनरी फिजन, फिजन का मतलब होता है टूटना, बाइनरी का मतलब दो। तो एक ऑर्गेनिज्म, एक बैक्टीरिया है, टूट के दो बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो रहा है, या फिर एक कोई भी आप ऑर्गेनिज्म, पैरामीशिया, यूग्लिना, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, वो टूट के दो ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो रहा है, इज कॉल्ड एज दी बाइनरी फिजन। बहुत बेसिक पढ़ रहे हैं हम लोग ये भी। उसके बाद आ गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा ही टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। आपने इसको बहुत डिटेल में क्लास +2 में पढ़ना है, जिधर आप फ्लावरिंग प्लांट में भी किस तरीके से रिप्रोडक्शन होती है वो पढ़ोगे, और ह्यूमंस में भी किस तरीके से रिप्रोडक्शन होती है वो पढ़ोगे। तो बेसिकली सारे के सारे प्लांट्स, ये तो फ्लावरिंग प्लांट तो चलो +2 में आपके सिलेबस में है, इवन की एल्गी या फिर ब्रायोफाइट या फिर या फिर टेरिडोफाइट या फिर जिम्नोस्पर्म या फिर एंजियोस्पर्म्स, ठीक है, या फिर फंजाई ऑल्सो, ये सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। और सारे के सारे एनिमल्स, नॉट ओनली दी ह्यूमंस, ठीक है, सारे के सारे एनिमल्स भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। तो ये बाई पेरेंटल होती है। इसमें क्या होते हैं, इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ओके, अभी देखो एक मैं यहाँ पे आपको पॉइंट बता देना चाहती हूँ, क्या सारे ऑर्गेनिज्म जो लिविंग है, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो लिविंग है, क्या वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं? तो ये आपकी एनसीईआरटी बहुत क्लियरली इस बात को बताती है कि नहीं, कुछ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करते। मतलब जिंदा कहलाने के लिए रिप्रोड्यूस करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट। विदाउट रिप्रोडक्शन भी बहुत से ऑर्गेनिजम्स लिविंग होते हैं विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे कि एनसीईआरटी ने आपको म्यूल का एग्जाम्पल दिया है, विच इज स्टीराइल इटसेल्फ एंड कैन नॉट रिप्रोड्यूस। एनसीईआरटी वर्कर बी का एग्जाम्पल देती है, और एनसीईआरटी कुछ इनफर्टाइल ह्यूमंस का भी एग्जाम्पल देती है कि दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस। म्यूल्स को भी हमने आगे पढ़ना है, तो मैं यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ। जिधर हम स्पीशीज वाला कंसेप्ट पढ़ेंगे वहां पे मैं बताऊंगी इसके बारे में। वर्कर भी क्लास +2 का टॉपिक है, वहां से अगर कोई चाहे तो वहां पे पढ़ सकता है कि हनी बी के अंदर किस तरीके से सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। ये हमारा +2 का हम बोलेंगे कि पार्ट है, वहां पे करेंगे। और इनफर्टाइल ह्यूमन तो नॉर्मली जो कैपेबल नहीं होते हैं फर्टिलाइजेशन करने की, उनको इनफर्टाइल ह्यूमन बोल देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं होती है, लेकिन वो भी फिर भी क्या कहलाते हैं, लिविंग कहलाते हैं। इसीलिए मैं फिर से कह रही हूँ कि ये जो रिप्रोडक्शन है, ये एक तरीके से डिफाइनिंग फीचर, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। कम टू दी थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, मेटाबॉलिज्म। इससे पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, इससे पहले हम लोग ग्रोथ पढ़ चुके हैं। ग्रोथ में हमने क्या पढ़ा कि ग्रोथ भाई दो तरीके की होती है, एक होती है इंट्रिंसिक ग्रोथ, एक होती है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। जो आउटसाइड ग्रोथ है उसको करेक्टरिस्टिक फीचर नहीं मानेंगे, जो इनसाइड ग्रोथ है हाँ उसको हम मानते हैं अभी कि हाँ वो लिविंग का करेक्टरिस्टिक फीचर होता है। फिर हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन में तो साफ साफ हमें क्लियर हो रहा है कि रिप्रोडक्शन करेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है, ठीक है। वो डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक फीचर तो है, डिफाइनिंग फीचर नहीं है। तो अगर आप बोलो कि कोई रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा, वो लिविंग नहीं है, ऐसा आप नहीं कह सकते। नाउ कम टू दी मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म क्या होता है ना, ये एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म दोनों से मिलके बनता है। एनाबॉलिज्म मैं हमेशा याद करती हूँ, किसको नहीं याद हो रहा है तो ए से ऐड याद कर लो और सी से कट कट याद कर लो। तो अगर कहीं पे रिएक्शन टूट रही है, ब्रेक डाउन हो रहा है, इस तरीके से रिएक्शन चल रही है, वहां पे कैटाबॉलिज्म चल रहा है। और कहीं पे अगर
किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, कंपाउंड बन रहा है, तो उस तरीके की रिएक्शन को एनाबॉलिज्म कहेंगे और ये दोनों मिलकर के मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं। और हमारी बॉडी में ये दोनों तरीके के रिएक्शंस चलते रहते हैं। एनाबॉलिज्म भी जिसमें कम्प्लेक्सेस बनते हैं, बिल्डिंग अप ऑफ कम्प्लेक्स होता है, ए प्लस बी प्लस सी, सपोज ए बी और सी बन रहा है, या फिर जिसमें बने हुए कम्प्लेक्स जो हैं वो टूटते हैं। ठीक है, ए बी और सी में ऐसे सपोज वो टूट रहे हैं, तो दोनों चलता रहता है। एनाबॉलिज्म का एग्जांपल आपने पढ़ना है क्लास +1 में ही, पूरा आपको चैप्टर है, दैट इज फोटोसिंथेसिस। आप पढ़ोगे फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे पढ़ेंगे। और अगर मैं कैटाबॉलिज्म की बात करूँ तो ये भी हम +1 में ही पढ़ेंगे, दैट इज दी रेस्पिरेशन। तो ये चैप्टर बहुत बेसिक है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमने आगे डिटेल में पढ़नी है, तो यहाँ पे हम ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। मेटाबॉलिज्म के बारे में एनसीईआरटी क्या कहती है कि मेटाबॉलिज्म देखो क्या है, रिएक्शंस चल रही हैं और रिएक्शंस बन रही हैं, कुछ टूट रहा है, कुछ बन रहा है, इस तरीके से। तो ये जो मेटाबॉलिज्म है, इट इज द डिफाइनिंग फीचर। एनसीईआरटी क्या कहती है कि हाँ, ये डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि लैब्स के अंदर भी तो, केमिकल लैब्स के अंदर भी तो रिएक्शंस होती हैं, वहां पे भी हम खुद से रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, अलग अलग तरीके के रिएक्शंस हम नोट करते हैं। तो वो क्या है, देखो इवन जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो बॉडी से बाहर भी परफॉर्म कर सकते हैं, हम लेबोरेटरी में भी उनको परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन वो जो जिस जगह पे वो हो रही है दैट इज नॉट लिविंग, वो लिविंग नहीं है। अगर टेस्ट ट्यूब में हो रही है दैट इज ऑल्सो नॉट लिविंग, ठीक है, वो भी लिविंग नहीं है। इसलिए बहुत बात क्लियर हो जाती है, टेस्ट ट्यूब डेफिनेटली, टेस्ट ट्यूब क्या है, नो लिविंग, तो वहां पे तो कोई कंफ्यूजन की बात रहती ही नहीं है ना। तो ये सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर खुद से हो रही है, इनसाइड द लिविंग बीइंग, वहां पे ये चल रही है। तो हम कह सकते हैं कि इट इज द डिफाइनिंग फीचर, यस इट इज द डिफाइनिंग फीचर। उसके बाद फोर्थ जो करेक्टरिस्टिक फीचर हमने पढ़ना है दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन, या फिर इसे हम कह सकते हैं सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। नाउ व्हाट इज दिस सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन? सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। सेल से तो नीचे कुछ भी नहीं है, आपको अच्छे तरीके से पता है कि सेल हमारी बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। तो सेल से नीचे सेल नहीं है तो कुछ भी नहीं है, सेल होना इज इम्पॉर्टेंट। हालांकि ये हो सकता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल से बने हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म मल्टीपल सेल से बने हैं, तो वो अलग कंसेप्ट है जिसमें हम यूनिसेलर और मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं। बट इसमें भी लीस्ट अगर हम देखें लेवल के ऊपर जो ऑर्गेनिज्म है उनके पास एक सेल तो है ही है। तो लिविंग होने के लिए सेल का होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अमीबा की बात कर लो आप, यूग्लिना की बात कर लो, पैरामीशियम की बात कर लो, दे आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल ओनली। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाने के लिए सेल का होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मल्टी सेलर तो चलो है ही है, वो तो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं ही है, ठीक है। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड आउट ऑफ सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सो डेफिनेटली दिस इज अ डिफाइनिंग फीचर। कोई सेल से नहीं बना है तो वो लिविंग नहीं है। देन इज द कॉन्शियसनेस। नाउ व्हाट इज द कॉन्शियसनेस? ठीक है, कॉन्शियसनेस हमें पता है कि ऐसे किसी चीज को सेंस करना, फिर उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करना, इसे हम क्या कहते हैं? कॉन्शियसनेस कहते हैं। इसे रिस्पॉन्सिवनेस भी कह सकते हैं, है ना, रिस्पॉन्स करने की एबिलिटी। तो देखो ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हम बोलेंगे सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते ही हैं। एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी कहती है कि कॉन्शियसनेस और मेटाबॉलिज्म, ये दो ऐसे करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टर है, मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टर, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सारे ऑर्गेनिज्म किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। कैसे? जैसे अगर मैं देखूंगी प्लांट्स, तो आप देखो प्लांट्स हैं वो भी रिस्पॉन्स करेंगे। एनिमल्स तो नो, यू नो वेरी वेल कि एनिमल्स तो पूरा भयंकर रिस्पॉन्स करते हैं, तो यहाँ पे तो डाउट की बात ही नहीं रहती है। ह्यूमंस भी रिस्पॉन्स करते हैं, प्लांट्स भी करते हैं, जैसे मल्टीपल प्लांट, जैसे आप सनफ्लावर की बात कर लो तो वो किसके हिसाब से रिस्पॉन्स करता है? विद रिस्पेक्ट टू द लाइट एंड हीट ऑफ द सन। मल्टीपल अदर प्लांट, 4 o'clock प्लांट है हमारे पास, वो रिस्पॉन्ड करता है। तो देयर आर मल्टीपल प्लांट्स विच आर रिस्पॉन्सिंग विद रिस्पेक्ट टू द
हम बोलेंगे कॉन्शियस विद रिस्पेक्ट टू दी सिग्नल्स, विद रिस्पेक्ट टू दी लाइट, विद रिस्पेक्ट टू दी टेम्परेचर, विद रिस्पेक्ट टू दी वाटर, सर्टेन केमिकल्स, इवन ग्रेविटी, तो इन सारी चीजों को लेके वो रिस्पॉन्स कर सकते हैं। तभी एनसीईआरटी ने बोला है कि कॉन्शियसनेस और मेटाबॉलिज्म जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर्स है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। बट अगर हम बात करेंगे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन की, तो हम बोलेंगे कि ये जो है इनको हम डिफाइनिंग फीचर नहीं कह सकते, क्योंकि इनके पास हमें एक्सेप्शंस मिलती हैं, इसीलिए हम इनको बोलेंगे कि ये कॉमन फीचर्स हैं। क्या कहेंगे हम इनको? दीज आर दी कॉमन फीचर्स। ठीक है, तो अगर हम इसको पूरे टॉपिक को बाइंड अप करेंगे तो हम इस तरीके से समझेंगे कि देखो, अगर हम ग्रोथ की बात करेंगे तो ग्रोथ क्या है? ग्रोथ में इंक्रीज हो रहा है किस चीज में? मास में इंक्रीज हो रहा है, साइज में इंक्रीज हो रहा है। लिविंग में किस तरीके की ग्रोथ हो रही है? बॉडी के इनसाइड ग्रोथ हो रही है। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो रिप्रोडक्शन क्या है? जिसमें नए ऑफस्प्रिंग्स की फॉर्मेशन हो रही है। सेक्सुअल असेक्सुअल दोनों तरीके की होती है, क्लोन्स भी बनते हैं सेक्सुअल में। इसको हम क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन बोलेंगे, बिल्कुल भी डिफाइनिंग फीचर नहीं है। अगर हम मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे तो मेटाबॉलिज्म क्या है? सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो रिएक्शंस चल रही हैं उन सारी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। अगर हम सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन में लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सारे सेल्स से बने हुए हैं। और अगर मैं कॉन्शियसनेस की बात करूंगी तो वो क्या है? दैट इज अबिलिटी टू मैं बोलूंगी सेंस द इन्वायरमेंटल जो भी सिग्नल्स आ रहे हैं, तो वो सारा कुछ क्या हो गया? दैट इज द कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक, बहुत बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसके बाद हम एक्चुअल में शुरू करेंगे कि इस चैप्टर में डाइवर्सिटी की बात हुई है। डाइवर्सिटी का भी प्लस टू में पूरा चैप्टर है, बट यहाँ पे थोड़ा सा दिया हुआ है कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है उनमें डाइवर्सिटी है, तो उनमें कंफ्यूजन होती है किस तरीके से हमें नोमेनक्लेचर की जरूरत पड़ती है। फिर हमारे पास कुछ वर्नेकुलर नोमेनक्लेचर है, उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे, उसके कुछ एग्जांपल्स लेंगे, है ना। और फिर क्यों बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की हमें जरूरत पड़ी है, जैसे स्टार फिश का एग्जांपल लेंगे। स्टार फिश, उसको फिश कहते हैं, फिश वो है नहीं। ऐसे ही सिल्वर फिश, सिल्वर फिश भी कहाँ फिश है? वो तो आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। तो ऐसे एग्जांपल से इसको आगे समझेंगे। उससे पहले मैं आपको दो चीजें यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि ऊपर हमने एक तो म्यूल के बारे में पढ़ा है, जो मैंने आपको कहा था नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, हम पढ़ेंगे। अभी भी मैं थोड़ा सा इसका हिंट यहाँ पे दे देती हूँ कि म्यूल है क्या। तो म्यूल इज बेसिकली हम बोलेंगे ऑफस्प्रिंग या फिर ब्रीडिंग रिजल्ट ऑफ डोंकी, राइट। मेल, मेल इज मेल डोंकी, जिसका नाम आई थिंक जैक था, एंड फीमेल हॉर्स। ठीक है, तो वी आर हैविंग मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स। इनका जो वो है, क्या बोले हम, ऑफ स्प्रिंग है, दैट इज द म्यूल। वो म्यूल है। अभी दिक्कत क्या है ना, क्यों हमने इसको बोला कि इट इज स्टीराइल, ये आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो रीजन इज, जब हम हॉर्स की बात करते हैं, हॉर्स का जो क्रोमोसोम नंबर होता है दैट इज 64। ठीक है, जो डोंकीज है उनका क्रोमोसोम नंबर क्या है? दैट इज 62। तो अगर हम हैप्लॉइड की, ये डिप्लॉयड है, ये डिप्लॉयड हैप्लॉइड कंसेप्ट आपको जेनेटिक्स वाले चैप्टर में ज्यादा समझ आएगा, जब हमारे पास जितने भी क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम के सेट के हिसाब से होता है। तो जैसे एन इज हैप्लॉइड, ये बेस नंबर है, बेसिक सेट है, वो कितना रहेगा? 31 रहेगा। तो अगर ये इस तरीके से दो दो के पे, क्रोमोसोम नंबर 1 ऐसे दो के पेयर में है, क्रोमोसोम नंबर 2 ऐसे फिर दो के पेयर में, तो वो कितना हो गया? 2n कितना हो गया? डिप्लॉयड कितना हो गया? 62। यहाँ पे कितना है? 31। यहाँ पे कितना आएगा? 32 आएगा। जब इनका फ्यूजन होगा तो यहाँ से ये मेल है, तो डेफिनेटली यहाँ से स्पर्म आ रहा है, वो 31 क्रोमोसोम लेके आ रहा है। ये फीमेल है, फीमेल का एग है, उसके पास 32 क्रोमोसोम है। जब इनकी फ्यूजन होगी, फ्यूजन होने के बाद जो इनका सेट बनेगा उसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो जाएंगे? 63।
तो ये वापस मियोसिस ही नहीं कर सकता। ये किस तरीके से, ये ओड नंबर है, ये मियोसिस नहीं करेगा तो किस तरीके से आगे फर्टिलाइजेशन होगी, नहीं हो सकती। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे अगर 31 और यहाँ पे भी 31 होता तो ये 62 बनता, तो ये मियोसिस करता, फर्दर 31 होता, फिर कहीं और से भी इस तरीके का हम बोलेंगे गेमीट आता तो वहां पे फर्टिलाइजेशन हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे दिस इज नॉट पॉसिबल। दैट इज वाई इट इज आ स्टीराइल। ये लिविंग है, बस ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है। इसीलिए तो हमने कहा कि रिप्रोडक्शन इज नॉट असेंशियल पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसके बाद हम बात करेंगे वर्कर हनीबी की। थोड़ा सा मैं वर्कर हनीबी के बारे में भी बता देती हूँ। वर्कर हनीबी, राइट। वर्कर हनीबी का क्या केस है? हनी बी जो होती है वो कॉलोनी बना के रहती है और उसमें मेजरली 3 तरीके के बीज होते हैं, जिसमें सबसे पहले क्वीन होती है। क्वीन का काम सिर्फ और सिर्फ एग्स को ले करना होता है, ठीक है, वो एग को ले करती है और उसका कोई भी काम नहीं होता है। जो दूसरा है वो कौन सी होती है? दैट इज वर्कर बी होती है, राइट। वर्कर बी क्या है? हनी बी भी ऑब्वियसली फीमेल है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। इधर क्वीन हनी बी इज ऑब्वियसली फीमेल, एग ले करती है। और जो वर्कर होती है वो भी क्या होती है? दैट इज ऑल्सो फीमेल। और जो तीसरे तरीके का बी होता है दैट इज द ड्रोन, विच इज द मेल बी। इसका काम क्या होता है? सिर्फ फीमेल के साथ मेट करना, और इसका कोई काम नहीं होता है, ठीक है। अभी ये जो वर्कर बीज होती है ना, ये बनती हैं फर्टिलाइज एग से। अभी आपको थोड़ा शॉर्ट, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट बताती हूँ। सपोज कर लो 100 एग्स है, देर आर 100 एग्स, ठीक है। तो फीमेल के पास 100 एग्स हैं, तो मेल जो है सपोज उसने 50 स्पर्म्स भेजे हैं। अभी होता क्या है ना कि जब ये पूरा प्रोसेस होता है, ये फर्टिलाइजेशन होती है, उस टाइम पे जब मेल जो फर्टिलाइजेशन कर रहा होता है या फिर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस चल रही होती है, तो फीमेल साथ के साथ अपनी एग रिलीज नहीं करती है, वो स्पर्म्स को स्टोर करके रख लेती है अपने पास। तो लेटर ऑन यहाँ पे जब फर्टिलाइजेशन होगी, फ्यूजन होगी बेसिकली यहाँ पे, बाद में जब एग बनेंगे और फ्यूजन होगी, तो 50 एग्स जो होते हैं वो 50 स्पर्म के साथ फ्यूज कर जाएंगे एंड दे विल फर्टिलाइज, वो फर्टिलाइज करेंगे, और उन सारे फर्टिलाइज्ड एग्स में से बनती हैं फीमेल। वो सारी की सारी फीमेल होती हैं। तो चाहे ये फीमेल है, ये फर्टिलाइज एग से बनी है, तो स्पर्म और एग का फ्यूजन हुआ है तब बनी है। चाहे ये वर्कर भी है, ये भी फर्टिलाइज्ड एग से बनी है, ये वाली जो फीमेल है, ठीक है। उसके बाद जो 50 एग बच गए हैं, जो अनफर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं, ये अनफर्टिलाइज्ड एग से बाद में क्या बनते हैं? ड्रोन्स, मतलब मेल, इससे बन जाते हैं मेल, राइट। तो इन फीमेल्स में से जिसको खाने के लिए रॉयल जेली मिल जाती है वो बनती है क्वीन, और जिसको नॉर्मल नेक्टर वगैरह ही मिलता है खाने के लिए दिया जाता है बाय द नर्सिस। ऑब्वियसली इनकी कॉलोनी में ऐसे सारे लोग होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस कर रहे होते हैं, वर्कर क्लास में ही आते हैं, वो बन जाते हैं फीमेल्स, ठीक है। तो अभी जो फीमेल्स होते हैं ये बने ही इस तरीके से होते हैं कि इनका काम क्या है कि भाई जितने भी कॉम के अंदर फंक्शंस हैं, बाकी की जो भी एक्टिविटी है उनके ऊपर ध्यान दो। ये एगले नहीं करती हैं, सिर्फ और सिर्फ एगले कौन करेगी? फीमेल करेगी। बट दैट डज नॉट मीन कि ये लिविंग नहीं, इज डेफिनेटली अ लिविंग। तो इस तरीके से ये जो होते हैं ये क्या कहते हैं उसको, रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, क्योंकि ये कोशिश करे, अगर किसी के दिमाग में आ रहा हो कि मैम फीमेल ही तो है, अगर वो कोशिश करे तो कर सकती है, नहीं कर सकती है, क्यों? क्योंकि ये बनते तो फर्टिलाइज्ड एग से ही है डेफिनेटली, लेकिन जब डेवलपमेंट हो रही होती है, डेवलपमेंट के टाइम पे जब इनको खाने के लिए एकदम नॉर्मल डाइट मिल रही होती है, उस टाइम पे इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो अंडर डेवलपमेंट ही रह जाते हैं, बहुत ही अंडर डेवलप्ड ऑर्गन्स होते हैं। ये बाद में एग ले नहीं कर सकती, ये फर्टिलाइज्ड एग नहीं बना सकती, इसीलिए ये कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं करेगी। इनका काम है नेक्टर को लेके आओ, शहद बनाओ, हाइव को साफ रखो, बाकी के जो लार्वा यहाँ से बनेंगे उनको फीड करो, ये सब इनका काम होता है। तो एनसीईआरटी कहती है कि चाहे कि हनी बी, वर्कर हनी बी जो है वो अलाइव है बट वो रिप्रोड्यूस नहीं करती है। ये हमारे पास सेकंड एग्जांपल है जो बताता है कि रिप्रोडक्शन जो है वो क्या बोले हम उसको, यूनिवर्सल फीचर नहीं है, ये एक्सप्लेन करने के लिए कि कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है
या फिर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया है कि इन जितने भी हमने अब तक 4-5 ये फीचर्स पढ़े हैं, इन सारे फीचर्स में से सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर जो है वो है मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस। जो रिप्रोडक्शन है वो बिल्कुल भी डिफाइनिंग फीचर नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारा समझ आ गया हो। ग्रोथ को भी हम ऐसे एग्जैक्टली डिफाइनिंग नहीं बोलते, क्योंकि ग्रोथ भी सिर्फ इंटरनल ग्रोथ होती है जिसको हम डिफाइनिंग फीचर बोल सकते हैं। ओके।